नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेज से एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से हमने एडो की हिंदी की क्लास को स्टार्ट किया था। इससे पहले पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का क्लास चल रहा है। आज हम देखने वाले उसी के परिप्रेक्ष्य में 2012 का प्रश्न पत्र जो एडीओ के हिंदी के सिलेबस में आया था 30 नंबर का। अब इस बार पैटर्न बदल चुका है, 150 की जगह 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाएगा। इसलिए इसी के तहत रखते हुए 20 नंबर का पूछने की संभावना है। तो हमने कल की क्लास में हमने देखा था 2017 का क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालाइज किया था। उसी के संदर्भ में आज हम करने वाले 2012 का जो एडीओ के में आया था उसको देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको जानकारी बता दें कि एडीओ की क्लास जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रूप में 5 मुख्य सब्जेक्ट हैं, जिसमें से पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास और आजीविका जितेंद्र सर के द्वारा कौन कौन सा पहला है ग्रामीण विकास वाला, दूसरा आजीविका और एक मुख्य टॉपिक है जो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ये तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं और पंचायती राज व्यवस्था का क्लास आपको देखने को मिल रहा होगा। और छत्तीसगढ़ का सर के द्वारा छत्तीसगढ़ एमसीक्यू के माध्यम से पूरा थ्योरी क्लासेस कराया जा रहा है और मैं आप लोगों को हिंदी की क्लास पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी और साथ में भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था या संविधान, इसको तो हमने तो एमसीक्यू के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न किए, टोटल 17 क्लास के, जिसमें से 340 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट देखे थे। उसी का हम एक थ्योरी क्लास डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2012 का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के प्रश्न आया था। तो फिर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न कहता है विशाल शब्द का विलोम। हमने कल पहला ही प्रश्न में देखा था पर्यायवाची शब्द। आज हम पहले क्वेश्चन में देखने वाले हैं विशाल का शब्द का विलोम, जो कि 2012 का क्वेश्चन है। तो कल की अपेक्षा आज की क्लास बहुत ही सरल जाने वाला है, क्योंकि 2012 का सरल, उसके बाद 2017 का कठिन। जो कठिन वाला का तो हमने तो पहले कर लिया, अब 2012 का थोड़ा सा उससे सरल रहेगा। और हम आज के डेट में दिलाने वाले हैं एग्जाम 2025 का, जो इससे लेवल को उठा दिया जाएगा। तो इसको एनालाइज कर ले, तो उसके बाद कल से हम वर्णमाला की क्लास को स्टार्ट करेंगे जी। देखिए विशाल शब्द का विलोम क्या है। विशाल, विशाल मतलब होता है बड़ा, दीर्घ। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया है। देखिए छोटा, क्षुद्र, लघु और सूक्ष्म, ये सभी चीजों का मतलब एक ही होता है, मतलब छोटा चीज, सूक्ष्म चीज। लेकिन शब्द में आप उपयोग करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पास छोटा का क्या हो जाएगा जी, बड़ा। ठीक है, छोटा का विलोम बड़ा। ठीक है, यहां पर लघु का दीर्घ है और सूक्ष्म का स्थूल, इस प्रकार से। और बचा जो बचा उसी का विलोम होता है विशाल, विशाल। तो इस प्रकार से देखिए इन सबका मतलब एक क्या है जी, इसका पर्याय है। किसका, इसका पर्याय है ये सभी चीज, विशाल का एक पर्याय है। उसी प्रकार से वो साइड छोटा या कहे लघु या सूक्ष्म कहे, उसका पर्याय बोल सकते हैं। तो शब्द आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। जैसे कि विशाल का मतलब बड़ा होता है जी, तो विशाल का विलोम हो जाएगा छोटा। ऐसा नहीं बनाना है। छोटा किसका विलोम है, बड़ा का विलोम है। छोटा किसका विलोम है, बड़ा का विलोम है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो शब्दों का यहाँ पर बहुत सारा खेल है जी। तो विलोम और पर्यायवाची शब्द ऐसे ही घुमा फिरा कर देगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह मतलब यही वह वीर बालक है, यह वही वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था। ठीक है, देखिए कितना वीर बालक है जी। सामने वाला क्या बोलता है, वीर बालक है। अब इस साइड बोलता है जिसने बालिका को बचाया। किसने बचाया, अब इसको इस साइड को पढ़िए। सबसे पहले देखिए वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। यहां पर रचना की दृष्टि से पूछा है। तो एक कठिन वाक्य, यह है क्या, ये तो नहीं है जी। 3 ही वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक ही कर्ता और कर्म हो। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां बहुत
सुंदर दृश्य है, सुंदर लड़का है। चलिए चलिए, सुंदर लड़की है या लड़का है, इस प्रकार से एक ही सरल, मतलब सिंपल नहीं रहेगा, वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है सेम दो वाक्यों से मिलकर, मतलब मिश्रा और संयुक्त वाक्य में एक ही चीज समझिएगा। संयुक्त वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है दोनों साइड, जैसे कि यहां पास राम जा रहा है, और यहां पास क्या जुड़ जाएगा, और सीता क्या खा रही हैं, खा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, दोनों का उपयोग अलग अलग कीजिए। यहाँ पर संयुक्त के रूप में पहचान तो है, पहला चीज पहचानने के लिए, लेकिन दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, राम जा रहा है, सीता खा रही है, दोनों अलग अलग हैं। मतलब राम जा रहा है, आपको समझ में आ गया, सीता खा रही है, एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, नहीं है। लेकिन इसमें देखिए मिश्र वाक्य में जो पहला वाक्य रहेगा वो मुख्य वाक्य रहेगा, मतलब मुख्य पद रहेगा, और दूसरा उपवाक्य के रूप में रहेगा। जैसे कि यहाँ वही बालक है, मतलब बालक तो हो गया, वही बालक है। चलिए अपने आप में पूरा हो गया जी। अब दूसरा चीज देखिए, जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया, जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया, किसने बचाया, कुछ कहा जा सकता है क्या, नहीं। तो ये देखिए, जिसने, जिसने कौन, वह वीर बालक। ये जो उपवाक्य है पहले वाक्य पे, मतलब पहले जो पद है उस पर डिपेंडेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जी मिश्र वाक्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं, कहता है मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, करण, कारक। अब देखिए यहां पास क्या शब्द है, कारक, कारक के आठ भेद हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैं झूठ से घृणा करता हूं, और इसमें झूठ के साथ घृणा दो चीज है। पहला चीज क्या, एक है जी झूठ, और दूसरा है घृणा। झूठ और घृणा दोनों एक दूसरे के साथ संबंध है क्या, नहीं है। मतलब झूठ से मैं घृणा, मतलब उससे दूरी बना कर रखना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, इसमें क्या है, मैं आपके साथ संबंध स्थापित कर रहा हूं, जैसे कि एक दूसरे के करीब आना। और इसी के अपोजिट क्या हो गया जी, अलगाव, झूठ से दूर होना चाहता हूं, मतलब मैं घृणा करता हूं, इसके साथ नहीं, मतलब इससे अलग। तो वही है अपदान। अपदान मतलब इसमें अलगाव का भाव पैदा हो, अलगाव का भाव, पहला चीज है ना। और यहाँ पर से देखिए, से शब्द भी रहेगा, और से ऊपर में एक चीज और होता है जी, उसमें भी से होता है, लेकिन वो से अलग है, इसलिए आपको शब्द के साथ साथ पहचान में आना चाहिए। जैसे कि अपदान है, इसका और एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमने देखा था, रोग मुक्त। रोग मुक्त मतलब रोग से मैं मुक्त होना चाहता हूं, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं, मतलब होना तो रोग हमारे ही साइड होगा, लेकिन उससे अलगाव का भाव पैदा हो, उसी को क्या बोलते हैं, अपदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपदान। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं जी, क्या कहता है इसमें देखते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और किया हो, क्या कहता है, एक कर्ता और किया, मतलब नॉर्मल सा वाक्य, सरल वाक्य। और हमने इसमें तीन वाक्य को देखा है जी। ये वाला क्या, अर्थ की दृष्टि से वाक्य हो गया, अर्थ की दृष्टि से, हम रचना की दृष्टि से देख सकते हैं, अर्थ की दृष्टि से। सरल वाक्य क्या, जिसमें एक कर्ता और कर्म हो, वही जी, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपका वीडियो देख रहा हूं, ठीक है, यही चीज है सरल वाक्य। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सरल वाक्य। मिश्र वाक्य क्या, पहला वाक्य, दूसरा उपवाक्य के रूप में रहेगा, जो पहले वाक्य पे डिपेंडेंट है वही मिश्र वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है जी, पहला वाक्य भी अपने आप में अलग अलग कर दे दोनों को, तो ये अपने आप में पूरा है, ये भी अपने आप में पूरा है। तो अंतर बस समझने की देरी है, आपका क्वेश्चन यूं ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर ध्वनि। देखिए स्वर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्वर सबको पता है, स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उपयोग में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर। कितने हैं स्वरों की संख्या, 11, व्यंजनों की संख्या 33, कुल दोनों को मिलाएंगे तो 52। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया जी, एक, उसमें वर्णमाला में एक और व्यंजन को जोड़ दिया, इसलिए वर्तमान में कितने हो गए,
53। आगे बढ़ते हैं, स्वर ध्वनि कौन सा? स्वर ध्वनि अ। ठीक है जी, देखिए हमने बताया ना 2012 का पेपर 2017 से सरल ही होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि 12 के बाद 17, इतने सारे का गैप, उसके बाद 17 के बाद 25, मतलब जो कठिन है, लोअर है, मतलब सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। जैसे कि यहां पर सरल से कठिन, तो यहां पर 2012 का सरल, उससे कठिन 2017 का, उससे और कठिन क्या होने वाला है 2025 का। इसलिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। किस प्रकार से डिटेल में पूछा गया था आपको कल की क्लास में देखने को मिला होगा। और उसी का ऊपरी रूप 2012 में, मतलब इसमें नॉर्मल सा सिंपल वाला दे दिया जी, इसमें मिडिल क्लास टाइप का, अब इसमें अब पूछेगा हाई वाला। ठीक है, हाई रेंज वाला क्वेश्चन पूछेगा, देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ेंगे सभी चीज को। आगे बढ़ते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए नीलांबर दो तरीके से, नीलांबर आपको देखने को मिलेगा कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ले किसको? इसका आंसर किसे ले? एडीओ जो एग्जाम हुआ था बहुब्रीहि समास को लिया था जी। कर्मधारय भी समास आता है, कैसे? देखिए बहुब्रीहि मतलब बहु से समझिए, दूसरे के घर से हमने बहु लाया। ठीक है, तो बहुब्रीहि का मतलब जो अन्य भाव को प्रकट करे। ठीक है, अन्य भाव को प्रकट करे वो बहुब्रीहि है। देखिए नीलांबर, नीला अंबर वाला, अंबर है नीला। ठीक है, क्या है जी? इसमें दो चीज बनेगा, एक बनेगा अंबर नीला है, अंबर नीला है, अंबर। ठीक है, अंबर मतलब अंबर नीला है, इसके कलर क्वालिटी को बता रहा है, और क्वालिटी को बताया तो कर्मधार है। एक लाइन। बहुब्रीहि में कैसा हुआ सर? इसका आंसर मतलब अलग भाव को कैसा? तो जिसका अंबर नीला हो, जिसका अंबर नीला हो, नीला हो जी, अंबर मतलब कपड़ा, कपड़ा से संबंधित है, किसका कपड़ा? विष्णुदेव का। ठीक है, इस प्रकार से पीतांबर पीला वाला क्या जी? वही विष्णुदेव वाला। ठीक है, अब इसमें जिसका अंबर नीला हो, नीलंबर। कर्मधारय कैसा? जब उसके कलर को बताए तो कर्मधारय, और बहुब्रीहि कब? जब उसमें अन्य भाव को बताए, जैसे कि नीलकंठ। हाँ, सबसे एग्जाम्पल क्या हो गया जी? अच्छा, नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो। यहां पर देख सकते हैं जिसका, जिसका कंठ नीला हो, नीला हो अर्थात महादेव, अर्थात शिव कह सकते हैं या महादेव, तो इससे संबोधित कर रहे हैं जी। ये क्या है? एक क्या है? यही है बहुब्रीहि, यही है क्या जी? यही है बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहता है अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अपादान का मतलब अलगाव होने वाला, रोग मुक्त, रस भरा, रोगग्रस्तम, मदमाता। तो देखिए रस से भरा, रस में भरा, रस से भरा, तो इसमें थोड़ा चटपटा टाइप के फील हो रहा है, मतलब एक साथ का अनुभव हो रहा है, तो रस भरा आएगा क्या? नहीं। रोगग्रस्त, नहीं, रोगग्रस्त एक साथ हो गए, तो रोग से मुक्ति वाला आना चाहिए, मतलब रोग से मुक्ति, अलगाव का भाव पैदा हो, वही अपदान होता है जी। तो अलगाव का भाव किसमें? रोग मुक्त से में अलगाव वाला भाव पैदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं देखिए, तुम, तू, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? तुझा, तू, तुम क्यों नहीं आए, मतलब इसमें देखिए प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निज वाक्य। तो तुम, तू, तुम्हारा कौन सा है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा तुम, तू, तुम्हारा मतलब निजवाचक है जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक। संबंधवाचक अलग होता है, पुरुष वाला अलग होता है, प्रश्नवाचक अलग होता है। इसमें इसको पूछा है कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की विशेष, संज्ञा की जगह जिसका उपयोग कर ले वो क्या होता है जी? सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विकल्प कौन सा होगा? संधि विकल्प है जी स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 2012 में क्या पूछा है? संधि पूछा है,
ठीक है। उज्ज्वल, तो क्या हो जाएगा देखिए, उत्झन ज्वल, ये इसका संधि विच्छेद है। कौन सा संधि है? तो कौन सा संधि है यहां पर आपको दिखने को मिलेगा, नीचे में डेश लगा, इसका मतलब व्यंजन। व्यंजन संधि, तो तीनों संधि की पहचान कर लिए। स्वर संधि मतलब जहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा, स्वरों का बस प्रयोग होगा, स्वर संधि। व्यंजन वहां मतलब यहाँ पर हलंत लगा रहेगा। और विसर्ग की क्या पहचान? विसर्ग मतलब इस प्रकार का रहेगा जी, विसर्ग, जैसे हमने देखा था नेह, ये क्या है? विसर्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले बार क्या पूछेगा? इसका संधि विच्छेद बताइए। देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद यहाँ पर आप देख सकते किस प्रकार से भिन्न है। तो संधि वाले में हम इसको डिटेल से देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बोलते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति, यथा शब्द को देखिए, यथा क्या है? अवयव है। और इसमें तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्यय भाव कर्मधारय है। मतलब जो लिंग वचन काल के अकॉर्डिंग ना बदले, ना चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय। और यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग है शक्ति के अनुसार, मतलब हमारा आंसर क्या? अव्यय समास होने वाला है जी। आगे बढ़ते हैं। का नहीं जाना था जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद का उदाहरण है? आउट ऑफ सिलेबस। छंद कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है, तो इसको जिसने जिसने पढ़ा है जी, हिंदी में ज्यादा ज्ञाता है वही बना पाएंगे। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा, 10वीं तक हमने पढ़ा है जी हिंदी, तो कौन सा समाज आने की, कौन सॉरी यहाँ पर क्या है जी? छंद। तो छंद, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छबाए, इस प्रकार से देखिए दो लाइन में रहेगा। ठीक है, दो लाइन में रहता है और दोहा है जी। ठीक है, इस प्रकार से कबीर के बहुत सारे दोहे हैं। और ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी दोहे जैसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो दोहा तो आया नहीं। कुंडली मतलब बहुत थोड़ा लंबा रहेगा, 6 लाइन वाला रहेगा कुंडली, इसलिए यहां पर देखे कुंडली, तो दोनों तो काट दीजिए, शालिनी और मत, ये वाला दोनों नया दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप विकल्प से काट सकते हैं। और यहाँ पर पढ़े भी नहीं है, फिर भी 50-50 करके यहाँ पर आप अपने बुद्धि से, विवेक से लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी या सी। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो सबके बाहर होते हैं जी। संघ, कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के भी प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार में देखिए, जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो, भाववाचक भाव का बोध हो, समूहवाचक समूह का बोध हो, द्रव्यवाचक जिसमें कौन सा? द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, मतलब पदार्थ का बोध हो, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं जी। तो इसमें देखिए संघ, संघ का मतलब ही होता है एक गठन, मतलब हमारा एक संघ है। ऐसा प्री डिलेट बिलेट, इस प्रकार से बीएड का संघ, शिक्षक कर्मियों का संघ, पुलिस का संघ, मतलब एक संघ, समूह। तो किसका बोध हो रहा है? संघ शब्द से समूह का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, समूह वाचक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति का नाम। ममता, बैल, राधे श्याम। ममता, बैल, राधे श्याम कहां पर है? दिखा? हाँ, राधा श्याम तो है जी, लेकिन बैल, ममता, सोचने वाली बात है। राधे श्याम, पन्नालाल, हाँ राधे श्याम है जी, पन्नालाल है, ये तो बैल। बैल कहाँ व्यक्ति है? बैल व्यक्ति नहीं। आम, साधना, ऊंचाई, उदासी, सेल, चलाकी, ये तो भाववाचक है, ये भी अलग चीज है जी। हमारा सही आंसर क्या? हमारा सही आंसर है व्यक्तिवाचक में राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 2012 का कितना इजी क्वेश्चन था जी। तो 3, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य। कौन कौन सा? वर्तमान और भूतकाल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा जी? भविष्य काल। अब इसके प्रकार देखने को मिलेगा, कौन कौन प्रकार के होते हैं,
तब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इंग्लिश में अलग है, इंग्लिश में सबके चार चार प्रकार हैं और हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में वर्तमान काल में देखेंगे तो तीन हैं, भूतकाल के अलग हैं, भविष्य काल के अलग हैं, तो सभी चीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगा जी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, जब काल पढ़ेंगे तो इसको भी डिटेल में देखेंगे किस प्रकार के काल। इंग्लिश में तो चार बांट दिए, लेकिन हिंदी में ऐसा होगा क्या? नहीं, हिंदी का अलग हो जाएगा, जैसे कि समांतर वर्तमान काल, ऐसा टाइप का। आगे, जब दो शब्द समास आपस में मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, मतलब वही चीज है जी, नील पहला शब्द, दूसरा कर्ण दूसरा शब्द, जब दोनों मिलकर नीलकंठ बना, नीलकंठ विशेषण बना कि नहीं? बन गया जी। कौन सा हो जाएगा? द्विगु द्वंद बहुब्रीहि कर्मधारय है, तो किसी अन्य को इशारा किया, किया जी, शिव की ओर किया, महादेव भी बोल सकते हैं। इसका रहता है नीलकंठ, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका हो जाएगा जी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, शायद अनिश्चित है, ठीक है, तो अनिश्चित वाला देख लीजिए, एक ही हमारा आंसर है जी, संबंधवाचक अनिश्चित वाचक प्रश्नवाचक संबंध बोधक। तो अनिश्चित में क्या? शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, कोई पता नहीं, शायद मतलब कौन छुपा है, पता नहीं जी, आई डोंट नो। तो इसमें निश्चित है क्या? अनिश्चित है, तो हमारा सही आंसर क्या? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए, व्याल शब्द का प्रयोग क्या है? व्याल का मतलब क्या होता है? व्याल मतलब होते हैं सर्प, नाग, उरंग, भुजंग, ये भूधर है ना, भूधर है, भूधर अलग होता है, भुजंग मतलब होता है सांप। तो देखिए, व्याल का मतलब क्या होता है? नाग होता है, ठीक है, सर्प होता है, सांप होता है, और क्या? उरंग होता है, उरंग भी बोलते हैं, उरंग भी बोलते हैं, और भुजंग। इस प्रकार से देखिए, कितने सारे पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पर्यायवाची विलोम शब्द सरल दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि व्याल, हमने तो पहली बार सुना है सर, ये व्याल क्या है जी, पता नहीं। तो इसी का पर्यायवाची देखिए, नाग, सर्प, सांप, उरग, भुजंग, ऑप्शन नंबर 1 उरग, ठीक है, बुधन, नीरव, तारक, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो पुल्लिंग के नाम देखिए, भाषाओं के नाम होते हैं क्या? नदियों के नाम होते हैं क्या? तिथियों के नाम होते हैं क्या? दिनों के नाम? भाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृ स्त्रीलिंग है, हो गया जी। और इसमें क्या पूछे? पुल्लिंग, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, भाषा के नाम, छत्तीसगढ़ी भाषा मतलब छत्तीसगढ़ी महताई महतारी भाषा स्त्रीलिंग। नदियों की क्या? गंगा माता, यमुना देवी, इस प्रकार से नदियों के अपवाद है, ब्रह्मपुत्र अपवाद है, वो अलग है जी, लेकिन इसमें अधिकांश मतलब जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे कि गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, इस प्रकार से बहुत सारे देखिए नदियों के नाम किसमें हर जा रहा है? स्त्रीलिंग में। तो इसमें क्या गया जी? स्त्रीलिंग गया, ठीक है, ए वाला भी स्त्रीलिंग गया। हमने बताया एग्जाम्पल, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी तिथि है जी, किसमें जाता है? ए जाता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ए है जी पुल्लिंग, क्या है? ए है पुल्लिंग। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दिनों के नाम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? तो वचन दो प्रकार के हिंदी में, एक वचन दो और बहुवचन। तो एक वचन में क्या, बहुवचन में क्या? दर्शन हो गए, होश उड़ गए, हस्ताक्षर कर लिए, ये तीन ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा, कौन सा? जो हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है। ये किसका आ जाएगा जी? ए हो गया बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, और एक वचन वाला कौन है? एक वचन है जी, यहाँ पर स्मॉल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कहता है हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में देखिए
कर्ता ने कर्म को कर्ता कर्म करण अपदान संप्रदाय संबंध, इस प्रकार से आपको 8 कारक देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर देखिए इसी से क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना है और बन भी रहा है। हमने 2017 में कल की क्लास में इसी से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि समाज में कर रहे हैं तो समाज में अपदान का उपयोग हो रहा है। अपदान कारक किस कौन सा शब्द है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, कौन सा कारक वाला। प्रकार कितने 8। आगे बढ़ते हैं। राम ने श्याम को मारा, कर्ता ने मतलब राम ने कर्ता ने राम ने कर्ता ने राम ने कर्ता ने, देखिए कर्ता ने राम ने ऐसा मारा जी। सिंपल, कर्ता कर्म करण उपदान, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होना चाहिए जी, हमें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या टोटल है 11। मैं, तुम, इस प्रकार से मैं तुम। सर्वनाम क्या, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम है। जैसे कि मेरा नाम हो गया जी राहुल जा रहा है, वहां जा रहा है, तो राहुल की जगह वहां उपयोग हुआ तो वहां क्या है, सर्वनाम है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 सर्वनाम है। कितने, 11 सर्वनाम है। सर्वनामों की संख्या याद रखना 11 होती है। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। मतलब कर्म कारक का मतलब क्या, जिसमें कर्म का बोध हो। यह दिन में आएगा। भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, ये हो रहा है। मैं घर पर जाता हूं, मैं घर पर जाता हूं, ये भी होगा। या दिन में आएगा, ये भी होगा। लेकिन कर्म पे फोकस कहां पर है, भूखों को खाना खिलाओ, कर्म करो। इस प्रकार से भूखों को खाना खिलाना, खाना खिलाना मतलब कर्म कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रहा है जी। मतलब इसका सही आंसर भूखों को खाना खिलाओ, इस प्रकार है। आगे देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपको देखने को मिलेगा 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक, ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 प्रकार देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा, इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 4। देखिए 3 4 6, 6 नहीं डाल के आना है। विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण कितने, 4 प्रकार के हैं जी। सर्वनाम बोलेगा तब वहां पर डालना है 6, संज्ञा क्या है बोलेगा तब डालना है 6, सर्वनामों की संख्या 11। संख्या और प्रकार दोनों अलग अलग होते हैं। किस वाक्य में अच्छा, जो अच्छा शब्द है इसको क्या विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है, जो अच्छा है। तो देखिए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा किया जो आ गए, विशेषण है क्या, नहीं, यहां पर तो कहीं नहीं दिखा। किसकी विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है, नॉर्मल शब्द के उपयोग में। यहां बहुत अच्छा है, या स्थान, देखिए स्थान क्या है, बहुत और अच्छा है जी। देखिए दोनों की विशेषता बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वहां अभी आ गए, तो विशेषता बताएगा। स्थान की विशेषता तो बता दी, अच्छा। तो हमारा आंसर क्या, यह स्थान बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया, क्रिया के कितने भेद हैं जी, 2 क्रिया होते हैं मुख्य रूप से। सिर्फ क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब दोनों में अंतर क्या है जी, दोनों में देखिए, कर्म जिसमें कर्म भी साथ में हो और जिसमें कर्म साथ में हो ना हो, ठीक है। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद, कौन कौन सा 2 भेद, यही वाला जी, सकर्मक और अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म ना हो अकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय स्त्रीलिंग के होते हैं। तो स्त्रीलिंग में देखिए, यहाँ पर बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। बोली छत्तीसगढ़ी बोली जी, अभी अभी हमने देखा स्त्रीलिंग में हुआ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृ स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से बोलियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। देखिए, इंग्लिश की बात करें
तो काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, दूसरा भूत मतलब पास्ट, तीसरा भविष्य, क्या है जी, भविष्य मतलब फ्यूचर। और सभी के इंग्लिश में 4 भेद है, लेकिन हिंदी में वर्तमान काल के केवल 3 ही भेद हैं जी। भूतकाल के अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान काल की भेद की बात करें तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी ले लेना कि 4। इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, हिंदी ग्रामर अलग है, संस्कृत अभी उपयोग में नहीं है जी, संस्कृत एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इंग्लिश को भी ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश का भी इतना ही क्वेश्चन पूछता है, एडीओ में इंग्लिश का वेटेज नहीं है, ठीक है। हिंदी का है तो हिंदी में आपको ध्यान देना है। काल के भी कितने प्रकार हैं, जो वर्तमान काल में भी कौन सा एग्जाम्पल रहेगा उसको भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस वाक्य में अपदान है? अपदान मतलब अलगाव का भाव पैदा हो, अपदान मतलब अलगाव, अलग हो, एक दूसरे से अलग। राम ने रावण से को तीर से मारा, हाँ ठीक है मारा, राम से अब नहीं गाया जाता, कौन सा? मोहन से अब गाया नहीं जा सकता, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, इसमें सभी में तो अलग अलग हो रहा है सर, ऐसा नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, और उससे अलग हो। राम और रावण एक साथ है क्या? नहीं। मोहन और गाना एक साथ है क्या? नहीं। चाकू और फल एक साथ है क्या? नहीं। जबकि हिमालय और गंगा जो है एक साथ है, और हिमालय से अलग होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। गंगा कहां से निकलती है? अलकनंदा भागी नदी के क्या होते हैं, संगम से बनकर देवप्रयाग से आगे निकलती है और हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। आपने ज्योग्राफी में भी चीज को पढ़ चुका है, तो वही चीज है, मतलब एक दूसरे से अलगाव का भाव पैदा हो, मतलब अलग होना चाहते हो, जैसे कि रोग मुक्त को हमने देखा, अलग हुआ जी। उसी प्रकार से देखिए गंगा जो नदी है हिमालय से अलग हो रही है, अलगाव का भाव, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए मुझे शब्द मतलब जो मुझे है, यहां पर कौन सा? जो मुझे है एक शब्द है, किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सर्वनाम में 3 पुरुष, कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष मतलब फोकस करना है मेन चीज में, मैं, तुम, इस प्रकार। मध्यम में अलग हो जाएगा जी, और अन्य में तो और अलग हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पास मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। डिटेल में आज नहीं देखते, क्लास में देख लेंगे। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है? पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, कितना? 2 लीटर, पता चला क्या? हाँ 2 लीटर है जी। निश्चित है कि अनिश्चित? पहला चीज विकल्प में जाइए और देखिए क्या है, कौन सा विशेषण है, निश्चित है कि अनिश्चित? 2 लीटर की बात किया, 2 लीटर की बात किया, कुछ लीटर कहता तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 लीटर की बात किया, कंफर्म है, मतलब हमारा आंसर निश्चित ही आएगा जी, अनिश्चित तो आएगा नहीं, अनिश्चित तो आएगा निश्चित। 50-50 हो गया, ठीक। अब देखिए निश्चित परिणामवाचक है कि संख्यावाचक है? दूध संख्या में होता है कि परिणाम, कौन सा? परिमाप में होता है, ठीक है। संख्या में क्या? केला, तरबूज, संतरे, मतलब जिसको काउंटिंग किया जा सके वो संख्या है। दूध को गनिए, दूध को इस प्रकार से बूंद बूंद से गनेंगे क्या? नहीं। इसमें को भी तोड़ेंगे बूंद को तो भी 2 हिस्सों में अलग हो जाएगा। इस प्रकार से पानी द्रव्य वाले चीज को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जी? संख्या तो नहीं हो सकता सर, ठीक है। बचा कौन? ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से जी हमने 2017 का कल की क्लास में देखा, आज हमने देख लिया 2012 का एडियो क्लास। कल से हम इसका सिलेबस के साथ साथ इसका पूरा थ्योरी क्लास करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल पे अपनी सदस्यता बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।